Hello everyone, you are most welcome my channel 3M Academy. Today we will discuss the important topic of macroeconomic, that is Reserve Bank of India. We know that Reserve Bank of the India is the central bank of our country, and we also know that it is established on 1st April 1935 with the Act of RBI Act 1934, and it is nationalized in 1949 when it is fully owned by the government. जब भी कोई चीज़ नेशनलाइज हो जाती है तो वो पूरी डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है। तब से आरबीआई 1949 से हम कह सकते हैं कि हमारी सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसके अंडर में आ गया है, और एक भी अपने आप में एक सेंट्रल अथॉरिटी बन गया है। और इसको हम इसलिए सेंट्रल बैंक विच इज कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसीलिए इसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको बेसिकली पूरा कंट्रोल करता है। इसका जो काम है इशू ऑफ नोट्स एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपीज़ है। इंडियन रुपीज़ कोई जो करेंसी है उस पर पूरा कंट्रोल हम जो कह सकते हैं आरबीआई का है। आरबीआई ही करेंसी को इशू करता है और उसकी सप्लाई जो हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करता है। इसको हम बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में देखते हैं, जो हम आपके लिए फर्दर आगे उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होता है उसको भी ये अच्छे से कंट्रोल करता है, उसको देखता है। साथ ही आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी एज ए बैंकर वर्क करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब कभी भी अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इंडिविजुअल बैंक के पास नहीं जाता है, वो सेंट्रल बैंक के पास ही जाता है। साथ ही जो फॉरेक्स हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर या पाउंड में जो भी करेंसी अगर इंडिया के पास आता है तो वो सबसे पहले आरबीआई के पास जाता है। यहाँ पे मैंने आपको इसका वेबसाइट का एड्रेस भी नोट किया है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करना चाहेंगे कि आरबीआई का हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री भी एक बार देखना चाहेंगे, गो थ्रू करना चाहेंगे कि आरबीआई का कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ और ये कैसे इंडिया में आया। हम 1947 से पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे अंग्रेज थे, वो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने हमें डोमिनेट में अंदर ले रखा था और इंडिया के लोग उनके अंडर में काम कर रहे थे। तो उस टाइम हिल्टन यंग कमीशन आया था जिसने इसको सजेस्ट किया था आरबीआई को। बाकी इस्टेब्लिश तो ये 94 एक्ट के बाद में 1935 में हुआ है, और इसका उस टाइम पे जो पेड अप कैपिटल था वो 5 करोड़ रुपीस था, उसके बेस पे इसको स्टार्ट किया था। तब ये बिल्कुल प्राइवेट था, फिर बाद में 1949 में आके इसको नेशनलाइज किया गया था। और इनिशियली ये जो था लोकेट कहाँ था, कोलकाता में था, और फिर 1937 में हम देख रहे हैं कि ये मुंबई में स्टैब्लिश हो गया। प्रेजेंटली भी आरबीआई जो है वो मुंबई में ही है, और इसका उस टाइम ये जो था प्राइवेटली ओन्ड था, और 1949 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था उसके बाद में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गया था। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि उसका करता क्या है बेसिकली वो। तो इसका जो मेन जो वर्क है, वैल्यू ऑफ इंटरनल करेंसी जो है हमारा, उसको मेंटेन करता है। जो हमारा इंडियन रुपीज़ है बेसिकली जब ये इशू कर रहा है तो इसी का काम है उसको करेंसी को मेंटेन करना, उसकी वैल्यू ये नहीं कि बिल्कुल ही लो डाउन पे चली जाए तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रिजर्व द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़। एक्सटर्नल वैल्यू यानी एक्सचेंज रेट के कंटेस्ट में ये देखना चाहता है कि जैसे डॉलर के उसमें हमारा कितना वैल्यू चल रहा है, पाउंड के उसमें कितना वैल्यू, ये नहीं कि हमारी करेंसी का वैल्यू बहुत डाउन हो जाए। उसका भी जो काम है कंट्रोल करने का वो आरबीआई के पास है। इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है हमें पता है इन्फ्लेशन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। प्राइस अगर कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है तो वो इन्फ्लेशन का रूप ले लेता है। तो प्राइस को, वैसे तो प्राइस होना चाहिए इकोनॉमी में, अगर प्राइस नहीं होगा तो लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, लोग काम नहीं करेंगे, पर उसको एक कंट्रोल करने का जो काम है वो भी आरबीआई करता है, यानी वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी किसका हो गया, आरबीआई का ही हो गया। फिर बात है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है,
हर इकोनॉमी क्या चाहता है, उसका इकोनॉमी ग्रोथ करे। इसके लिए हमने जो इससे पहले मैंने आपको जो लेक्चर दिया था वो जीडीपी पे दिया था, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार प्लीज देख लें। उसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज नेशनल इनकम। तो जो हमारा जीडीपी और नेशनल इनकम है उसको हमेशा आरबीआई क्या चाहेगा, प्रमोट करे और उसको अच्छे एस्टैब्लिशमेंट पर लेकर आए जिससे इकोनॉमी सर्वाइव कर सके। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसका सारा बैंकिंग सेक्टर आ जाता है। जो भी बैंकिंग सेक्टर है उसको इसको प्रमोट करना जरूरी है। ये नहीं कि कोई बैंक नुकसान में चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा फायदे में चल रहा है, तो एक तरह से उनको भी ये पूरी तरह से रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम जो बात करना चाह रहे हैं कि आरबीआई, मैंने बोला कि हमारे यहाँ मॉनेटरी अथॉरिटी है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आरबीआई के दो तरह के बैंक जो है आरबीआई में हमेशा उसके अंदर आते हैं। फर्स्ट इज शेड्यूल्ड बैंक एंड सेकेंड इज अनशेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं जो सेकेंड लिस्ट में आरबीआई के उसमें 1949 में उनको अंदर ले लिया गया था। 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग वो दिखा दिया गया था, दीज आर शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में आ जाते हैं, फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे आरबीआई के अंदर आते हैं। उसमें एक तो आ गए आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नेशनलाइज्ड बैंक। जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आ गए, जिसमें एसबीआई नाम सुना होगा आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है और ये हमारे जो कमर्शियल बैंक है उसमें टॉप मोस्ट भी है। सबसे ज़्यादा पावर एसबीआई को होती है बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट उसके बाद जो बैंक्स बचते हैं अदर नेशनलाइज्ड बैंक, वो एसबीआई के अलावा आ जाते हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अलावा जो हमारा दूसरा बड़ा ग्रुप है वो है रीजनल रूरल बैंक्स का, जिनको हम शॉर्ट में आरआरबीज भी बोलते हैं। कई जगह आपके लिए आरआरबीज लिखा आ जाता है, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। फिर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आजकल बहुत बड़ा रोल ले रहे हैं, जैसे एचडीएफसी है, आईओबी है। इनमें भी इंडियन बैंक्स भी हैं और फॉरेन बैंक्स भी हैं। इंडिया के खुद के भी बैंक्स हैं, देन फॉरेन ने भी अपने यहाँ पे लाके हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक्स लगा रखे हैं। फिर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। ये तो सारे कमर्शियल बैंक्स थे जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देन हमारा जो आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स का आ जाता है। कोऑपरेटिव बैंक्स भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है इंडिया में। इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है नॉर्मली हर स्टेट्स में इस्टेब्लिश हैं, जैसे राजस्थान में भी आपने सुना होगा राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक्स है। इसके अलावा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ है। जो प्राइमरी लेवल पर है वो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ है जो लोकल लेवल पर अपना मेंटेन कर लेती है। नेक्स्ट मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फंक्शन ऑफ आरबीआई, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई करता क्या है? आरबीआई का जो काम है बैंकर्स टू जीओआई, अभी मैंने शायद आपको शुरू में बताया था कि अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए होगा तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? वो पर्सनल बैंक के पास तो जाएगी नहीं, ना वो एसबीआई के पास जाएगी, ना बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी। वो कहाँ जाएगी? सीधा आरबीआई के पास जाएगी। आरबीआई क्या करता है, जब भी गवर्नमेंट को फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आरबीआई से ही वो लोन ले सकती है। देन बैंकर्स टू बैंक है ये, क्योंकि बैंक अगर लॉस में चल रहा है, बैंक के साथ कोई इशू है, तो उसको सॉर्ट आउट कौन करता है? हमेशा आरबीआई करता है, क्योंकि ये लास्ट अथॉरिटी है एक बार को मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है पेमेंट सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है कि हमारे यहाँ पेमेंट सिस्टम का क्या हाल चल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन करेंसी मैनेजर है। अभी हमने डिस्कस किया था कि इंडियन रुपीस को ये एक तरह से मैनेज करने की कोशिश करता है कि ये नहीं कि वो दूसरी करेंसी के उसमें डाउन चले जाएं। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर है। फॉरेन एक्सचेंज की जो भी करेंसी इंडिया में आती है या यहाँ से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है तो उस केस में हमें आरबीआई के पास ही जाना पड़ता है। इन केस अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो आपको अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना हो तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली आरबीआई के पास जाओगे, वो ही आपकी करेंसी को फाइनली चेंज कर सकता है। फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजर तो है ही है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी जो बैंकिंग सिस्टम कह सकते हो, जिसमें सारा पैसे से रिलेटेड काम हो रहा है, वो कौन करता है? हमेशा आरबीआई ही करता है। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं इसमें 21 एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर में
21 बॉडीज होती हैं जो इसके अंदर वर्क करती हैं। सबसे टॉप मोस्ट पे जो आता है गवर्नर आता है, जो अभी शशिकांत दास जी हैं हमारे मेन गवर्नर। उसके अलावा आपके 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी होते हैं। इस तरह से पूरा हिरार्की चलता है और लास्ट में सपोर्ट स्टाफ तक ही अपना पूरा हिरार्की जाता है। क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो वो किस तरह से कंट्रोल करेंगे। मुंबई में इसका ब्रांच है, वहीं से इसका पूरा जो है कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि हेडक्वार्टर जो है हमारा आरबीआई का वो मुंबई में है, क्योंकि पहले ही कलकत्ता में बना था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया, मुंबई में कर दिया। फिर इसके 21 मेंबर्स हैं, अभी हमने देखा था जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 21 मेंबर्स आ रहे हैं। जो हमारे गवर्नर हैं अभी प्रेजेंटली वो शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। और इसके अलावा जो डिप्टी गवर्नर है हमारे, एक तो एमडी पत्रा साहब हैं जो कि अभी प्रेजेंटली वर्किंग है, और नेक्स्ट है एमके जैन साहब, वो भी यहाँ पे वर्किंग है। वीपी कानूनगो हैं। 4th वन यहाँ पे विश्वनाथन जी थे जो अभी रिटायर हो गए हैं मार्च में, अभी प्रेजेंटली कोई अभी डिप्यूट नहीं हुआ है। नेक्स्ट 14 डायरेक्टर्स हैं आरबीआई में, उसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं। तो इस तरह से करके 21 मेंबर्स का इनका ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। उसके अलावा आरबीआई ने अपने कुछ लोकल बोर्ड भी बना रखे हैं, क्योंकि क्या है, इंडिया हमारा इतना बड़ा कंट्री है, उसमें खाली मुंबई से तो कंट्रोल कर नहीं सकता। तो उसने चारों जो हमारे कोने हैं, नॉर्थर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, वहाँ पे इसने अपने कोने स्टैब्लिश कर रखे हैं जहाँ से वो अपना पूरा बॉडी कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा हमारी करेंसी हमें पता ही है, वी वेल नोस कि हमारे यहाँ पे इंडियन रुपीस चल रहा है, और रिजर्व जो हैं अभी हमारे प्रेजेंटली 510 बिलियन यूएस डॉलर में हम लोग जनरली काउंट करते हैं, क्योंकि यूएस की करेंसी को हम एक स्टैब्लिश करेंसी और डेवलप्ड कंट्री की करेंसी मानते हैं। नेक्स्ट बैंक रेट जो भी प्रेजेंटली चल रहा है 4.65 है। बाकी रेट्स तो आरबीआई के और भी बहुत सारी हैं जो मॉनेटरी अथॉरिटी में काम में ली जाती हैं, वो हम आपको मॉनेटरी पॉलिसी में अलग से लेकर आएंगे। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ब्रीफ आउट कर रही हूँ। फिर इंटरेस्ट रेट ऑन रिजर्व जो है 3.35% है। ये हर बार मार्केट से डिटरमाइन करता है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ समरी आरबीआई का और बताना चाहूँगी। आरबीआई जब स्टैब्लिश हुआ था उसमें बहुत बड़ा रोल अम्बेडकर साहब का था। इनकी बुक है जो जनरली कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इट्स ओरिजिन इट्स सोल्यूशन। ये अपने आप में बहुत अच्छी बुक मानी गई थी, और इसी के अकॉर्डिंग आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन का जो आया था, उन्होंने इसकी सहारे से ही आरबीआई को स्टैब्लिश किया था। उसके अलावा इनका जो सिंबल है, एक तो इसका पैंथर है और पाम ट्री है आरबीआई का, जनरली क्वेश्चंस में आ जाता है ये। और आरबीआई जो है एशियन क्लियरिंग यूनियन का एक तरह से मेंबर भी है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इसको कंट्रोल भी किया जाता है। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ, जो कि 1937 तक रहे थे, पर ये इंडियन नहीं थे, ये फॉरेनर थे और ब्रिटेन के थे। उसके बाद आए थे सीडी देशमुख, जो प्योरली इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे थे। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो भी गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं। मनमोहन सिंह जी भी अपने टाइम पर 1982-85 में ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा जो आरबीआई को अभी अथॉरिटी है इशू ऑफ नोट्स का, वो बेसिकली 2, 5, 10, 20, 50, 100 एंड 500 और 1000 रुपीज़ का है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कुछ मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और हमारे पास ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक टॉपिक है, इसके अलावा भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के और भी टॉपिक है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और हम उसके अलावा भी आपके लिए लेकर आएंगे। इसमें पहले हमने नेशनल इनकम आपसे डिस्कस किया था, जो कि मैंने कोविड से रिलेट किया था। अभी हमने कर लिया है आरबीआई का। नेक्स्ट इसके बाद हम जो अपना नया स्लाइड लेकर आने वाले हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड होगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और इसमें आपको कोई भी इशू लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।